हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ग्लोबल इरशाद पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए 12th बोर्ड में पूछे जाने वाले लॉन्ग क्वेश्चन आंसर से लेकर के आया हूँ और ये प्रश्न मॉडल सेट पेपर के गेस्ट क्वेश्चन से हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों का वर्णन करें। तो अब देखिए, हम लोगों को पहले हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताना है कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल क्या है। कि हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान के भाग ही नहीं वरन गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सीमांत भाग भी थे। इसका फैलाव उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा के मुहाने तक और पश्चिम के बलूचिस्तान के मकरान समुद्र तट से लेकर उत्तर पूर्व में मेरठ तक था। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल थे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा। इसके अलावा भी कई स्थल इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये कुछ भी अगर आप 4-5 भी स्थल के बारे में लिख देते हैं तो आपका आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए, पहला जो है केंद्र प्रमुख स्थल है मोहनजोदड़ो, जो सच में सबसे बड़ा वो क्षेत्र था, बहुत इंपॉर्टेंट। मोहनजोदड़ो के बारे में क्या लिखना है कि मोहनजोदड़ो नगर हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख केंद्र था, जो सिंधु प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित है। मोहनजोदड़ो का अर्थ सिंधी भाषा में मृतकों का टीला है। इस नगर के विषय में ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यह नगर 7 बार बसा और 7 बार उजड़ा। यह उत्खनित सिंधु नगरों में सबसे महत्वपूर्ण एक संपन्न नगर था। यह एक बड़ा व्यापारिक केंद्र एवं अंतर्राष्ट्रीय नगर था, जो संभवतः दक्षिणी प्रदेश की राजधानी थी। अब देखिए, मोहनजोदड़ो हो गया। अब आगे हम लोग चलते हैं हड़प्पा की ओर। कि हड़प्पा के बारे में लिखना है कि सर्वप्रथम उत्खनन हड़प्पा स्थल में हुआ। 1920 ईस्वी में अनेक पुरातत्ववेत्ताओं ने इस स्थल की खुदाई की और परिणाम स्वरूप हड़प्पा सभ्यता प्रकाश में आई। हड़प्पा पश्चिमी पंजाब और पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा में समानांतर चतुर्भुज के आकार की एक गढ़ी यानी छोटा दुर्ग निर्मित है। इस नगर के चारों ओर एक दीवार शत्रुओं से रक्षा के लिए बनी हुई थी। अब देखिए कालीबंगा। कालीबंगा के बारे में क्या है कि राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी यानी प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे कालीबंगा स्थित है। यहाँ किसी समय हड़प्पा सभ्यता फली फूली थी। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह सभ्यता हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा हड़प्पा साम्राज्य की 3 राजधानियाँ थी। ठीक है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा हड़प्पा साम्राज्य की 3 राजधानियाँ थी। अब कालीबंगा के बाद लोथल है। अब लोथल के बारे में भी जानते हैं आप लोग कि लोथल गुजरात क्षेत्र में सिंधु सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है। यह टीला अहमदाबाद जिले में इस नाम के नगर से लगभग 16 किलोमीटर दक्षिण में सरगवाला गांव की सीमा में स्थित है। यहाँ पर किए गए उत्खनन से सिंधु सभ्यता के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया। अब अगला है धौलावीरा। धौलावीरा गुजरात के कच्छ क्षेत्र में अवस्थित है। धौलावीरा में भी किला है। इस स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के तीनों अवस्थाएं मिलती हैं। देखिए, इस तरह का पहला प्रश्न मैंने कवर किया। ये अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उसको अगर पढ़ लेंगे तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो आप एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो इसलिए पहला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट। अब दूसरा प्रश्न देखें कि महात्मा बुद्ध के जीवन और उपदेशों का वर्णन करें। मतलब महात्मा बुद्ध के जीवन, मतलब उनके जीवन के बारे में लिखना है और उनके क्या क्या उपदेश थे उनके बारे में लिखना है। मैं अभी सिर्फ पढ़ दे रहा हूँ, आगे की क्लास में मैं इसको बहुत अच्छा से डिस्क्राइब करूँगा। जब मेरे पास बोर्ड रहेगा तो बोर्ड पे भी मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। जब इन आंसर्स को आप लिख लीजिएगा, बाद में इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा बोर्ड पर, ताकि आप लोगों को मैं उसको सिंपल वर्ड्स में, मतलब आप लोग की भाषा में, जो इजी भाषा में जो है मैं उसको समझा दूँगा, आप लोग उसका आंसर लिख सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि महात्मा बुद्ध की जीवनी। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। इनके पिता
सुधोधन शाक्य कुल के क्षत्रिय वंश के राजा थे, जिनकी राजधानी कपिलवस्तु थी। बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता महामाया का देहांत हो गया था और इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने इनका लालन पालन किया। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध बचपन से ही चिंतनशील थे। उनकी इन गतिविधियों को देखते हुए 16 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध का विवाह राजकुमारी यशोधरा से हो गई। उनसे एक पुत्र राहुल भी हुआ। गौतम बुद्ध की विचारधारा विचारशील प्रवृत्ति को विलासिता से परिपूर्ण वैवाहिक जीवन भी बदल न सका। गौतम बुद्ध के जीवन में 4 दृश्यों का गहरा प्रभाव पड़ा। अब देखिए, जो मैंने बताया अभी, अब उसमें कोई ज़रूरी नहीं कि आप हूबहू वही चीज़ लिखें। आप इसमें एक 2-4 लाइन, 2 लाइन, 1 लाइन कम भी लिख सकते हैं और अपने भाषा में लिख सकते हैं। लेकिन अगला पॉइंट जो है कि गौतम बुद्ध के जीवन में 4 दृश्यों का गहरा प्रभाव पड़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्या, उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, फिर दूसरा है एक रोगग्रस्त व्यक्ति को देखा, फिर तीसरा एक मृत व्यक्ति को, चौथा है एक सन्यासी व्यक्ति को। उन्होंने देखा जहां प्रथम 3 दृश्यों को देखकर दुखमय जीवन के प्रति गौतम बुद्ध के मन में गहरा आघात पहुंचा, वहीं चौथे दृश्य ने उन्हें दुख निरोध का मार्ग दिखाया। 29 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध ने गृह त्याग दिया। गृह त्याग के बाद ज्ञान की खोज में गौतम बुद्ध ने अलार कलाम एवं रुद्रक रामपुत्र जैसे आचार्य से शिक्षा प्राप्त की। कठोर तपस्या के बाद गौतम बुद्ध को बोध गया में निरंजना नदी के किनारे एक पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई। अब देखिए, अब गौतम बुद्ध की क्या शिक्षाएं यानी उपदेश लिखना। गौतम बुद्ध ने धर्म के 4 बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं। दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध मार्ग। ठीक है, आप इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं और इसको प्लेन भी कर सकते हैं कि गौतम बुद्ध के अनुसार समस्त संसार दुखों से भरा है। यहाँ जन्म, मरण, वृद्धा अवस्था, अप्रिय का मिलन, प्रिय का वियोग एवं इच्छित वस्तु का प्राप्त ना होना आदि सभी दुख है। दुख समुदाय मतलब कि समुदाय का अर्थ है कारण, यानी दुख का कारण। गौतम बुद्ध के अनुसार संसार में दुखों का कोई ना कोई कारण अवश्य है। उन्होंने समस्त दुखों का कारण इच्छा बतलाया। दुख निरोध का अर्थ है दूर करना, यानी दुख को कैसे दूर कर सकते हैं। गौतम बुद्ध ने दुख निरोध या दुख निवारण के लिए इच्छा का उन्मूलन आवश्यक बताया है। दुख निरोध मार्ग। गौतम बुद्ध के अनुसार संसार में प्रिय लगने वाली वस्तु का त्याग ही दुख निरोध मार्ग है। दुख का विनाश करने के लिए गौतम बुद्ध ने जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया उसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट लाइन है अष्टांगिक मार्ग। ठीक है, 8 जो मार्ग हैं वो इंपॉर्टेंट है। अष्टांगिक मार्ग गौतम बुद्ध द्वारा प्रतिपादित दुख निरोध हेतु 8 मार्ग निम्नलिखित हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। आप इतना भी लिख लेंगे तो ये आंसर हो जाएगा। इसको डिटेल नहीं भी करेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर से मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ कि सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्म, सम्यक जीवन अजीव और सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। अब हम लोग अगले प्रश्न में चलते हैं। भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं क्या है। भक्ति आंदोलन के बारे में है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि भक्ति आंदोलन गुरु की श्रेष्ठता और हिंदू मुस्लिम एकता पर विशेष बल दिया है। भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक अनेक सामाजिक कुरीतियां, मूर्ति पूजा एवं जाति भेद की भावनाओं का
विरोध करते हैं। ऐसी स्थिति में विचार को एवं संतों ने हिंदू धर्म की कुरीतियों को दूर करने के लिए एक अभियान प्रारंभ किया जिसे भक्ति आंदोलन कहते हैं। इन की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। अब देखिए भक्ति आंदोलन की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है। एक ईश्वर मास था। जैसे अभी हम लोग कई तरह के ईश्वर में विश्वास करते हैं, लेकिन भक्तिवाल आंदोलन के लोग एक ईश्वर में विश्वास करते थे। ठीक है, एक ईश्वर है, वह सर्वशक्तिमान है। दूसरा क्या, बाह्य आडंबरों का विरोध। भक्ति आंदोलन के संतों ने कर्मकांड का खंडन किया। सच्ची भक्ति से मोक्ष ईश्वर की प्राप्ति होती है। तीसरा देखिए संन्यास का विरोध। भक्ति आंदोलन के अनुसार यदि सच्ची भक्ति ईश्वर में है तो गृहस्थ में ही मोक्ष मिल सकता है। चौथा देखिए वर्ण व्यवस्था का विरोध। वर्ण व्यवस्था मतलब जो रंग रूप होता है या जाति व्यवस्था जो होता है, जाति व्यवस्था उसके बारे में हो रही वर्ण व्यवस्था। भक्ति जो जैसे होता है चार जात के बाद में वर्ण के चार जाति व्यवस्था है, चार तरह के हैं, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र, उसके बारे में है कि वर्ण व्यवस्था का विरोध। भक्ति आंदोलन के प्रवर्तकों ने वर्ण व्यवस्था का विरोध किया। ईश्वर के अनुसार सभी एक है। मानव सेवा व बल। भक्ति आंदोलन के समर्थकों ने यह माना कि मानव सेवा सर्वोपरि है, इससे मुक्ति मिल सकता है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रयास। भक्ति आंदोलन के द्वारा संतों ने लोगों को यह समझाया कि राम रहीम में कोई अंतर नहीं है, यानी हिंदू मुस्लिम में एकता बताया भक्ति आंदोलन के संतों ने। स्थानीय भाषाओं में उपदेश। संतों ने अपना उपदेश स्थानीय भाषाओं में दिया। भक्तों ने इसे सरलता से ग्रहण किया। गुरु के महत्व में वृद्धि। भक्ति आंदोलन के संतों ने गुरु एवं शिक्षक के महत्व पर बल दिया। गुरु ही ईश्वर के रहस्य को सुलझाने एवं मोक्ष प्राप्ति में सहायक होता है। समर्पण की भावना से सत्य का साक्षात्कार एवं मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। 9वां देखें समानता की भावना। ईश्वर के समक्ष सब लोग समान हैं। ईश्वर सत्य है, सभी जगह विद्यमान है, उसमें भेदभाव नहीं है। यही भक्ति मार्ग का सही रास्ता है। अब देखिए बिना देरी किए अगला प्रश्न चलते हैं कि संथाल विद्रोह के कारण और परिणाम लिखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि संथाल विद्रोह के कारण और परिणाम लिखें। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आने की पूरा संभावना है एकदम। तो इसका हम लोग कारण देख लेंगे और परिणाम देख लेंगे। शॉर्ट में लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि एक एक वर्ड जो मैं बता रहा हूँ कि उसी को एक एक सेंटेंस लिखो। आप कुछ समझ के भी लिख सकते हैं आप, लेकिन एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर इसका होगा संथाल विद्रोह आदिवासी विद्रोह में सबसे शक्तिशाली व महत्वपूर्ण माना जाता है। इसका प्रारंभ 30 जून 1855 ईस्वी में हुआ तथा 1856 के अंत तक दमन कर दिया गया। इसे हूल आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। यह मुख्य रूप से भागलपुर से लेकर राजमहल क्षेत्र के बीच केंद्रित था। इस क्षेत्र को दामिनी कोह के नाम से जाना जाता था। संथाल विद्रोह के कारण, देखिए इसके कारण क्या है उसको हम पढ़ लेते हैं। संथाल शांतिप्रिय एवं विनम्र लोग थे जो आरंभ में मानभूम, बड़ा भूम, हजारीबाग, मिदनापुर, बांकुड़ा तथा वीरभूम प्रदेश में रहते थे और वहाँ की भूमि पर खेती करते थे। अस्थायी भूमि बंदोबस्त व्यवस्था लागू हो जाने के कारण संथालों की भूमि छीन कर जमींदारों को दे दी गई। जमींदारों की अत्यधिक उपज मांग के कारण इन लोगों को अपनी पैतृक भूमि छोड़कर राजमहल की पहाड़ियों के आसपास बसना पड़ा। वहां पर कड़े परिश्रम से इन लोगों ने जंगलों को काटकर भूमि कृषि योग्य बनाई। जमींदारों ने इन भूमि पर भी अपना दावा कर दिया। सरकार ने भी जमींदारों का समर्थन किया और संथालों को उनकी जमीन से बेदखल कर दिया। जमींदार उनका शोषण करने लगे। अंग्रेज अधिकारी जमींदारों का साथ देने लगे। अतः अधिकारियों, जमींदारों और सहकारों के विरोध में सिद्धू और कानू नामक दो भाइयों के नेतृत्व में 30 जून 1855 में
भोगनाडी नामक स्थान पर 6,000 से अधिक आदिवासी संगठित हुए और विदेशी शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। आप इन सब पॉइंट को नहीं लिखेंगे तो काम चल सकता है आराम से, ठीक है। उसको शॉर्ट शॉर्ट लिख सकते हैं, उसको पॉइंट पॉइंट वाइज कर दीजिए। मैं तो ऐसे में हमेशा बताता हूँ कि किसी भी इस तरह क्वेश्चन हो उसका आंसर आप पॉइंट में लिखिए, बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। अब तात्कालीन कारण मतलब कि तुरंत के कारण क्या थे? सरकार द्वारा भागलपुर से वर्धमान के बीच रेल बिछाने के काम में संथालों से बिगारी करवाना। संथालों की मुसीबत उस समय और बढ़ गई जब सरकार ने भागलपुर वर्धमान रेल परियोजना के तहत रेल बिछाने के काम में संथालों को बड़ी संख्या में बेकार करने के लिए मजबूर किया। जिन लोगों ने ऐसा करने से इनकार किया उन्हें कोड़ों से पीटा गया। संथालों ने इसका प्रतिहार करने का निश्चय किया। उन्होंने रेलवे ठेकेदारों के ऊपर हमले किए और रेल परियोजना में लगे अधिकारियों व इंजीनियरों के तंबू उखाड़ दिए गए। संथाल विद्रोह के परिणाम: संथालों ने कंपनी के राज्य की समाप्ति तथा अपने सूबेदार के राज्य के आरंभ की घोषणा कर दी। सरकार ने विद्रोह को दबाने के लिए सैनिक कार्यवाही प्रारंभ कर दी तथा विद्रोह प्रभावित क्षेत्रों में मार्शल लॉ लगा दिया। सिद्धू और कानू को पकड़ने के लिए 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया। संथाल क्षेत्र को एक अलग नॉन रेगुलेशन जिला बना दिया गया जिसे संथाल परगना का नाम दिया गया। तो ये संथाल विद्रोह के परिणाम है। तो आज का अंतिम प्रश्न देखें, 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों की विवेचना करें। मतलब 1857 के विद्रोह विद्रोह के कारण क्या कहते हैं? ये बहुत ईजी है। कभी इस तरह का आ जाए तो आप राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, तत्कालीन इतना लिखिए, आप एक्सप्लेन कर देंगे ना तो आपको कुछ ना कुछ मार्क्स मिल ही जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम डायरेक्ट आते हैं आंसर पे कि 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। इस विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है क्योंकि अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ यह पहला जन विद्रोह था जो काफ़ी बड़े पैमाने पर हुआ था। 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित कारण थे। राजनीतिक कारण लिखे। राजनीतिक कारणों में सबसे महत्वपूर्ण कारण डलहौजी की गोद निषेध तथा राज्य हड़प नीति को माना जाता है। उसने इस नीति के तहत सतारा, नागपुर, झांसी, उदयपुर, संबलपुर, जौनपुर और बाघाट आदि अनेक राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना लिया। इसके अलावा उसने कुशासन के आधार पर अवध पर अधिकार किया, ठीक है। बाकी ये डलहौजी वाला बहुत लंबा है, इसको छोड़ भी देंगे, काम चल जाएगा आपका। अब सामाजिक कारण देखें। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने समाज सुधार के नाम पर भारतीय समाज की अनेक कृतियों जैसे सती प्रथा, बाल हत्या, नरबली जैसे प्रथाओं को बंद करने का प्रयास किया तथा विधवा विवाह का समर्थन कर विधवा पुनर्विवाह कानून लागू किया। भारतीयों ने अपनी सभ्यता के नष्ट हो जाने के डर से इसका विरोध किया। अंग्रेजों ने रेल, सड़क, डाक, तार एवं अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार किया और इससे भारतीय ईसाई धर्म के प्रचार का माध्यम मानने लगी और भारतीयों के मन में विद्रोह की भावना भड़क उठी। धार्मिक कारण वही है कि उन्होंने भारतीय धर्म में कि धार्मिक चीज़ों पर चोट पहुंचाया और फिर क्या हुआ कि उनके जो इसमें लिख सकते हैं आप कि ईसाई पादरियों का जो भारत में आए और उनको धर्म फैलाने की अनुमति दी गई। चौथा कारण देखिए सैनिक कारण भी है कि भारतीय सैनिक थे, उनको सुविधाएं कम देती थी, अंग्रेजी सैनिक को सुविधाएं ज़्यादा होती थी, सैलरी भी ज़्यादा उनकी होती थी, भारतीय सैनिक की सैलरी कम होती थी। इससे सैनिक बहुत ही नाखुश थे। अब देखिए इसके अलावा तत्कालीन कारण क्या था? 1857 में एक नई एनफील्ड राइफल में लगाई जाने वाली कारतूस को माना जाता है कि एक्चुअली ये था कि इसके जो एनफील्ड राइफल के जो कारतूस है उसको दांतों से काटना पड़ता था और एक अफवाह फैल गई थी कि कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी से मिली हुई है। उसके बाद क्या हुआ कि 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी के एक सैनिक मंगल पांडे ने कारतूस का प्रयोग करने से इनकार किया और उसने 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी और 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई
और सेना की टुकड़ियों को भंग कर दिया गया। ठीक है, 10 मई को विद्रोह प्रारंभ हुआ। तो इस तरह से आज मैंने आप लोगों के लिए 5 क्वेश्चन बनाया है और आने वाले दिनों में मैं इसका एक्सप्लेनेशन बोर्ड पर अच्छे से कर दूंगा। ठीक है, आप लोगों का मैंने 5 क्वेश्चन कवर कर दिया है। अगले आने वाले दिनों में इसको मैं बोर्ड पर अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।